हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? क्रिया मतलब वर्ब। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो पहले हम जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा? जिस शब्द के द्वारा हमें कोई सा भी काम करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिल रही है, पूरा पूरा सूचना मिल रही है, उसे हम क्रिया के अंदर रखेंगे। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ? क्रिया पढ़ा रही हूँ ना। हाँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो। अगर मैं कहूँ आपकी मम्मी क्या कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? मैम मम्मी खाना बना रही है। फिर मैं पूछूँ आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम पापा अखबार पढ़ रहे हैं। तो वो भी तो एक काम कर रहे हैं ना। तो काम चाहे वो वर्तमान में हो या भूत में हो या भविष्य में होने वाला काम हो, उसकी पूरी पूरी सूचना हमें मिल जाती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था, बीबू काका चैप्टर को हम समझ चुके हैं, है ना। वो काम हमारा पूरा हो चुका है और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। अभी हमारा ये काम जारी है और आने वाले हफ्ते में हम क्या पढ़ेंगे? गोभी का फूल चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चाहे वो काम बीते हुए कल में हो या अभी कर रहे हैं या आने वाले कल में हम करने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के अंदर ही रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बात समझ में आ गई। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्लियर बच्चों, समझ गए आप? ठीक है, तो मैं नीचे आती हूँ। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम क्या देखेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमने क्या देखा? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। एक सकर्मक क्रिया जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, दूसरा अकर्मक क्रिया जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, हमने क्या देखा? पहले देखा क्रिया किसे कहते हैं, फिर देखा क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमें पता चला क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक जिसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, दूसरा अकर्मक जिसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो चलिए पहले सकर्मक क्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। सकर्मक क्रिया बच्चों देखिए, ये सकर्मक क्रिया, पहले इस नाम को देखिए। स, ये कर्मक के साथ स लगा हुआ है ना, तो ये स का मतलब हुआ साथ लगा हुआ काम। सकर्मक क्रिया का मतलब हुआ साथ लगा हुआ काम। ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सर्व सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में मतलब जिस सेंटेंस में हम कोई सा भी सेंटेंस ले ले, उस सेंटेंस में हमें वाक्य में हमें वो कर्म का होना जरूरी होता है कि उस वाक्य में कोई काम किया जा रहा है। ऐसा सेंटेंस, इस वाक्य अगर हम देखते हैं तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया मतलब साथ लगा हो, कोई सा भी काम साथ में लगा हुआ होना चाहिए। सकर्मक का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, साथ लगा हुआ काम। ठीक है, साथ लगा हुआ काम। तो जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर, इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। आप बोलोगे मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको ना समझाऊं। चलिए हम समझते हैं कर्ता क्या होता है। तो इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। अब कर्ता क्या है चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है ना, श्याम, कृष्ण, फिर नाम के बदले मैंने सर्वनाम यूज़ किया है, मैंने, तुमने। फिर मैंने यहाँ पे नाम लिखा है सायरा, फिर लिखा है राहुल। तो ये जो नाम है ना, नाम और नाम के बदले सर्वनाम जो यूज़ करते हैं, मैंने, उसने, तुमने, उसको, इसको, ये जो होते हैं ना, इन इन सबको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे इस नाम को हम कर्ता कहेंगे, कृष्ण को कर्ता कहेंगे। फिर नाम के बदले हमने बार बार तो नाम हम लिखते वक्त बार बार नाम नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? मैंने, इसके, इसको, उसको, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सारे नाम और सर्वनाम जितने भी हैं वो सब कर्ता के अंदर आ जाएंगे। तो ऊपर वाले लाइन में हमने क्या देखा? इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो श्याम ने, श्याम के द्वारा किसी कर्म को किया जा रहा है ना,
उसका असर किस पे पड़ रहा है? खिलौने पे पड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? खिलौना तोड़ने का काम कर रहा है। तो इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर किस में पड़ रहा है? कर्म पर। कर्ता कौन है? श्याम है, नाम जो है ना वो श्याम। तो श्याम खुद को जख्मी कर रहा है क्या? नहीं, उसका असर किस पे पड़ रहा है? श्याम द्वारा खिलौना को तोड़ा जा रहा है। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से दूसरा है, कंस ने कृष्ण ने कंस को मारा। मतलब कृष्ण के द्वारा कंस को मारा जा रहा है। तो कृष्ण के द्वारा भी एक काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? कृष्ण को मारने वाला काम किया जा रहा है। तो असर क्या कृष्ण पे पड़ रहा है क्या? नहीं, कर्ता का असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो कर्ता कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के द्वारा किस पे असर पड़ रहा है? कंस को मारा कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पे आएंगे, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं पढ़ चुकी हूँ एक किताब, मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जा चुकी है। मैंने पुस्तक पढ़ी। तो मैंने पढ़ी तो नहीं लिखा है, मैंने क्या किया? पुस्तक पढ़ी। तो मेरे द्वारा कोई कर्म हुआ ना, पुस्तक पढ़ने वाला कर्म हम तो कर रहे हैं। उसी तरीके से तुमने बिस्तर उठाया, तो उसके द्वारा क्या उठाया जा रहा है? कोई कौन सा काम किया जा रहा है? बिस्तर उठाने वाला काम किया जा रहा है। तो तुमने पे असर ना पड़कर किस पे पड़ रहा है? बिस्तर पे असर पड़ रहा है, कि उसके कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से सायरा गीत गाती है। सायरा क्या गाती है? गीत गाती है ना। तो सायरा का असर सायरा पे ना पड़कर सायरा द्वारा गीत गाया जा रहा है उस पे पड़ रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया के अंदर ही आएंगी। उसके बाद 6 नंबर हम देखेंगे, राहुल निबंध लिखता है। तो राहुल लिखता है ऐसा नहीं लिखा है, राहुल द्वारा क्या लिखा जा रहा है? निबंध लिखा जा रहा है। तो राहुल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, राहुल द्वारा लिखा जा रहा निबंध पर असर पड़ रहा है ना। तो कर्ता कौन हुआ? राहुल हुआ ना। तो राहुल पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, और राहुल द्वारा निबंध कर्ता द्वारा कर्म पर असर पड़ रहा है। तो उसका कर्म क्या है? निबंध लिखने वाला कर्म कर रहा है ना बच्चों। तो पहले हमने देखा जे क्रिया किसे कहते हैं, कोई सा भी काम उसे हम क्रिया के तहत रखते हैं। फिर हमने देखा दो होते हैं क्रिया के भाग, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में हमने देखा 7 काम लगा हुआ होता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने खिलौना तोड़ा, कृष्ण ने कंस को मारा। इनके द्वारा मतलब श्याम के द्वारा खिलौना तोड़ा जा रहा है, कृष्ण के द्वारा कंस को मारा जा रहा है ना। तो क्रिया का असर कर्ता पर ना पड़कर हम देख रहे हैं कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया में हम ये देख रहे हैं, है ना बच्चों। अभी भी लगता है आप थोड़े बहुत समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और ये एकदम इजी है। ठीक है बच्चों, थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैं वापस दोबारा आपको समझाऊंगी इस चीज़ को। आकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक ही सीमित रहे। बच्चों एक बात और बता दूं, जैसे कि सकर्मक क्रिया में हमने देखा 7 कर्म लगा होता है, मतलब 7 एक काम चलता रहता है। लेकिन इसके विपरीत में हम अकर्मक क्रिया में देखेंगे कि इसमें कर्म नहीं रहता है, कर्म का अभाव होता है। कर्म होता है लेकिन सीमित होता है, उनके द्वारा कोई काम किया हुआ नहीं रहता है। तो चलिए पहले इसको एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन तो देख लेते हैं। आकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है वहाँ उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों देखो, जिस क्रिया में, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में हम देखेंगे कि कार्य सीमित हो, मतलब एकदम सीमित हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है, कुत्ता दौड़ रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता का तो काम ही है दौड़ने का। तो कुत्ता द्वारा क्या कोई छोटी सी, मैं मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे लिखती सेंटेंस में कुत्ता द्वारा छोटी सी गाड़ी खींची जा रही है, तो वो क्या हो जाता है? कुत्ता द्वारा कोई काम किया जा रहा होता है ना, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा? कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता दौड़ रहा है, उसका असर सीमित है ना, कुत्ता तक ही सीमित है। कुत्ता द्वारा क्या कोई काम करवाया जा रहा है? नहीं करवाया जा रहा है। तो कुत्ता तक ही सीमित है। ये सेंटेंस कहाँ तक सीमित है? कुत्ता तक ही, मतलब कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता द्वारा कोई काम नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई कुत्ता एक साधारण सा छोटी सी गाड़ी अगर खींच के यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, तो भी हम कहते हैं कि कुत्ता द्वारा उस गाड़ी को खींचा जा रहा है। लेकिन ऐसा बच्चों यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता एक सीमित काम ही कर रहा है, दौड़ने वाला काम। ठीक है। फिर हमने देखा पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी उड़ रहे हैं, तो उन कुदरत ने उन्हें बनाया है उड़ने के लिए, तो वो उड़ रहे हैं। उसके अलावा वो क्या कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर पक्षी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती,
तो हम कहते हैं पक्षी द्वारा ये सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है। तब इसमें कर्म छिपा होता ना, तो कर्ता का असर किस पे हम देखते, कर्म पर पड़ता हम देखते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है ना। पक्षी उड़ रही है तो उड़ रही है, ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, मोहन खड़ा है। मोहन खड़ा है, मोहन द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो वो सिर्फ खड़ा है। तो ये सब अकर्मक क्रिया के अंदर ही आएंगे। ठीक है बच्चों। फिर हम देखेंगे यूसु यूसु सो रहा है। यूसु क्या कर रहा है, सो रहा है। वो क्या कोई काम कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है नहीं, वो खेल रहा है नहीं, वो क्या कर रहा है, सो रहा है। तो उसके द्वारा ना कोई बुक्स पढ़ा जा रहा है, उसके द्वारा ना कोई खिलौना से खेला जा रहा है, उसके द्वारा ना कोई खिलौना को तोड़ा जा रहा है। वो यूसु यूसु तो सोया है तो सोया है। तो जिसमें इसका काम सीमित है ना, ये एक सीमित हद तक ही है, इससे ज़्यादा वो बढ़कर कुछ नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों। छोटे बच्चे रोते हैं, तो छोटे बच्चे द्वारा कोई काम करवाया जा रहा है क्या, नहीं, वो तो रो रहे हैं, बस रो रहे हैं तो रो रहे हैं, उनके द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जोकर हंसता है। तो जोकर क्या कर रहा है, हंस रहा है। जोकर यहाँ पे कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जोकर एक जगह से दूसरी जगह कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ काम लेके जा रहा है, कुछ काम करने के लिए, ऐसा भी कुछ हम नहीं देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कि जोकर हंस रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसके द्वारा कोई सीमित काम, ये एकदम जोकर सीमित है, इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आकर्मक क्रिया बच्चों। ठीक है। तो पहले हमने देखा क्रिया किसे कहते हैं, तो कोई सा भी काम हो, चाहे वो वर्तमान में हो या भूत में हो या भविष्य में हो, जो भी काम हो चुका है, होने वाला है, या हम कर चुके हैं तो उसे हम क्रिया के अंदर रखेंगे। और कर्म के आधार पे हम देखें, क्या देखें, कर्म के आधार पे हमने देखा दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हमने क्या देखा, 7 काम लगा हुआ रहता है, और अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि काम सीमित रहता है, और अकर्मक का में काम सीमित रहता है, इसमें काम नहीं के बराबर रहता है ना बच्चों। अभाव दिखा, हाँ, हमें कर्म का अभाव दिखता है। अकर्मक में हमें कर्म का अभाव दिखता है, और इसके विपरीत सकर्मक में हमें कर्म दिखाई देता है कि बच्चों द्वारा, श्याम के द्वारा खिलौना तोड़ा जा रहा है, कृष्ण के द्वारा कंस को मारा जा रहा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तुमने बिस्तर उठाया, उसके द्वारा बिस्तर उठाया जा रहा है, सायरा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। तो ये सब कर्म कर रहे हैं ना, राहुल निबंध लिखता है, राहुल के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत अकर्मक क्रिया में हमने क्या देखा कि ये एक सीमित हद तक ही है, इसके बाहर इन लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, कोई उड़ रहा है तो उड़ रहा है, कोई खड़ा है तो खड़ा है, और कोई रो रहा है तो रो रहा है, कोई सो रहा है तो सो रहा है, और कोई हंस रहा है तो हंस रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये सीमित है। ठीक है। उसके बाद हम कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लेंगे आपको अकर्मक और सकर्मक का, जिसके कारण आपको एकदम इजी हो जाएगी कि अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करें और सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करें। बच्चों, मैंने इसीलिए आपको ऐसा 2 जादू वाला चाबी लेके आई हूँ, जिसके कारण आप अगर इसे प्रैक्टिस करोगे, घर पे देखोगे ना, तो इस जिंदगी भर आप ये क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान करें। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लेके आई हूँ, यहाँ पे क्या है, एक मैंने यहाँ पे क्या रखा है, क्या, और ये किसको। तो हम ये 2 चाबी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये जो है ना, इससे आप इस्तेमाल करके, आप यूज़ करके देख सकते हो कि ये जो भी प्रश्न आ जाए आपका, सकर्मक क्रिया कौन है और अकर्मक क्रिया, आप इन दोनों को इस्तेमाल करके, यूज़ करके पता लगा सकते हो कि ये सकर्मक है या अकर्मक। तो चलिए देखते हैं कैसे करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। तो मैं क्या पिसवाता हूँ, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। तो मैं क्या लगा के ये प्रश्न करूँगी। हाँ ठीक है बच्चों, आप आंसर देना। मैं क्या पिसवाती हूँ, तो आंसर क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, मैम मैं गेहूँ पिसवाती हूँ। तो क्या लगाने से अगर आंसर आ जाए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। ठीक है बच्चों, क्या से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गई, हल हो गई, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। अब हम किसको लगा के प्रश्न बनाएंगे। मैं किसको पिसवाती हूँ, तो आप बोलोगे मैम गेहूँ को पिसवाती हूँ। तो क्या और किसको लगाने से अगर हमारा आंसर आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। तो क्या, मैं क्या पिसवाता हूँ, तो आपने बोला गेहूँ पिसवाता हूँ।
फिर मैं किसको लगा के सवाल करूँगी, किसको पिसवाती हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम गेहूँ को पिसवाती हूँ। किसको पिसवाती हूँ, तो गेहूँ को पिसवाती हूँ। तो दोनों का आंसर हमारा राइट आ गया ना। तो दोनों अगर राइट आ गया तो वो हमारा सकर्मक हो जाएगी। उसी तरीके से पानी बरस रहा है, सवाल हमारा क्या है, पानी बरस रहा है। ठीक है, तो सवाल हम कैसे करेंगे, क्या बरस रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मैम पानी बरस रहा है। बिल्कुल सही, पानी बरस रहा है। क्या लगाने से हमारा आंसर आ गई। उसके बाद हम लगाएंगे किसको बरस रहा है, तो आप बोलोगे पानी को बरस रहा है। तो पानी को बरस रहा है, ये क्या सेंटेंस सज रहा है, नहीं सज रहा है, अटपटा सा है ना। तो इसीलिए किसको लगा के अगर हमारा सवाल नहीं बना तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। देखो आप ध्यान से देखो, क्या लगाई हूँ मैं, क्रॉस लगाई हूँ। तो क्या लगाने से आंसर आ गई, किसको लगाने से आंसर हमारी नहीं आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आकर्मक क्रिया लिख चुकी हूँ। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर, वो अपना सर खुजलाता है। तो हम क्या लगा के सवाल करेंगे, वो क्या खुजलाता है, तो आप क्या बोलोगे, सर खुजलाता है। बिल्कुल सही, आंसर आ गई हमारी। फिर हम लगाएंगे किसको, तो वो किसको खुजलाता है, तो आप बोलोगे ना मैम वो सर को खुजलाता है। तो क्या और किसको लगाने से हमारा आंसर आ गया। अगर दोनों आंसर सही आ जाता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर दोनों आंसर गलत आ जाता है तो वो अकर्मक होगा, और दोनों में से एक अगर भी गलत आ जाए तो भी वो अकर्मक ही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाता है। क्या जी ललचाता है, तो हम बोलेंगे ये चीज़ें जी ललचाता है। आंसर आ गई, किसको ललचाता है, तो तुम्हारा जी ललचाता है। तो क्या और किसको लगाने से अगर आंसर हमारी आ गई तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। पंछी आकाश में उड़ रही है। तो मैं पूछूंगी क्या पंछी आकाश में उड़ रही है, तो आप बोलेंगे ना जी मैम पंछी आकाश में उड़ रही है। तो क्या लगाने से हमारा सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद किसको लगा के सवाल करते हैं, किसको आकाश में उड़ रही है, तो आप बोलोगे पंछी आकाश को उड़ रही है। तो ये सेंटेंस आप सोचो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, और क्वेश्चन लगा के आंसर क्या आ रहा है, जी किसको आकाश में उड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे पंछी आकाश को उड़ रहे हैं। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिला नहीं है ना, अटपटा सा है ना। अगर पंछी आकाश में उड़ रहे हैं ये सही होगा। और मैंने क्या पूछा, किसको आकाश में उड़ रहे हैं, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पंछी आकाश को उड़ रहे हैं। तो ये अटपटा सा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है बच्चों, एक क्रॉस एक सही, तो ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, फिर राम फल खाता है। फिर मैं सवाल करूं, राम क्या खाता है, तो आप बोलोगे फल खाता है। वेरी गुड। उसी तरीके से किसको खाता है, तो आप बोलोगे राम फल को खाता है मैम। तो दोनों हमारा सही आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, राधा रोती है। तो मैं सवाल करती हूँ, क्या राधा रोती है, तो इस सवाल के हिसाब से मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, क्या राधा रोती है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैम राधा रोती है। आंसर आ गई, क्या लगा के हमारी आंसर आ गई। अब हम किसको लगा के सवाल करेंगे, राधा किसको रोती है, किसको रोती है, तो आप बोलोगे राधा राधा रोती है। तो ये आंसर नहीं आ रहा है ना, राधा किसको रोती है, तो राधा को रोती है। को लगा के आप जवाब दे रहे हो, तो ये कैसा है। और वहाँ पे हमने सेंटेंस में राधा को रोती है मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पे राधा रोती है, और हम सवाल कर रहे हैं किसको राधा रोती है, तो आप बोलोगे राधा को रोती है। तो ये अटपटा सा है ना, सेंटेंस सज नहीं रहा है ना। जिसमें सेंटेंस नहीं सजेगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो एक क्रॉस एक सही, हमारा ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा सीता गीत गाती है। तो सीता क्या गाती है, तो आप बोलोगे सीता गीत गाती है। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद सीता किसको गाती है, तो आप बोलोगे मैम गीत को गाती है। हाँ, दोनों में आंसर आ गया। दोनों लगा के क्या और किसको लगाने से हमारा दोनों आंसर आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। डाकिया चिट्ठी लाया। क्या लाया जाकिया, तो आप बोलोगे मैम चिट्ठी लाया। हाँ बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट जवाब। क्या लाया, चिट्ठी लाया। किसको लाया, तो बोलोगे ना अरे मैम चिट्ठी को लाया। हाँ वेरी गुड, दोनों में आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया। उसके बाद गीता तेज गाती है।
गीता क्या गाती है? तो तेज गाती। क्या गाती है? तेज गाती है। किसको गाती है? तेज को गाती है। तो ये सेंटेंस सज रहा है क्या? गीता तेज को गाती है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगी? आपकी क्रॉस लग जाएगी। तो एक क्रॉस एक राइट, तो ये क्या हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। और दोनों राइट होने से सकर्मक क्रिया, दोनों क्रॉस होने से आकर्मक क्रिया। बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा पहले क्रिया किसे कहते हैं, फिर क्रिया के दो भेद क्या क्या? सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया में हमने क्या देखा? 7 कर्म लगा होता है। कोई सा भी क्रिया में उसमें कर्म छिपा हुआ होता है। क्रिया का असर कर्ता पर ना पड़कर डायरेक्ट उसके कर्म पर, उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आकर्मक क्रिया इसके विपरीत। हम आकर्मक क्रिया में हमने देखा यह काम सीमित रहता है, कर्ता तक ही सीमित रहता है। कर्ता द्वारा कोई काम दूसरा नहीं किया जा रहा था, इसका असर कर्म पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, एकदम अभाव से दिखती है। तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया देख लिया। उसके बाद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? तो क्या हमने दिया, आपको ट्रिक बताया था, क्या और किसको लगा के हम इसे हल करेंगे कि क्या और किसको लगाने से अगर दोनों सही आते हैं आंसर तो हमारा सकर्मक क्रिया। इसके विपरीत अगर एक दोनों गलत आते हैं तो वो आकर्मक क्रिया। अगर एक सही और एक गलत आते हैं तो भी वो आकर्मक क्रिया ही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया आप तक समझ चुके होंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभ्यास आपके लिए मैं तैयार कर दी हूँ ऑलरेडी, ये आपको खुद करना है। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करते हुए बताइए कि वे अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। बच्चों यहाँ पे रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन कर देना कि कौन सा क्रिया के अंदर आएंगे और उसका क्या नाम आ जाएगा। जैसे है पेड़ काटना मना है। ठीक है, तो आपको मैंने 2 चाबी दे चुकी हूँ कि क्या और किसको लगा के आप सवाल करो। अगर आंसर दोनों में सही आता है तो वह सकर्मक होगा। अगर एक गलत आता है आंसर और एक सही आता है तो वह अकर्मक होगा। और दोनों ही गलत आता है तो वह अकर्मक में ही आएगा। जैसे पेड़ काटना मना है, क्या काटना मना है? तो आंसर अगर आपका जो भी है वहाँ पे लिखना क्या और किसको से आप लगाओ। किसको काटना मना है आप दोनों लगा के करो। उसी तरीके से बिल्ली चमकने लगी, दीदी का रिपोर्ट, दीदी को रिपोर्ट कार्ड मिल गया, तुमने बिस्तर उठाया, आदित्य सोता है, जोकर हंसता है, दादी जी ने हमें कुछ तोहफे दिए। क्या और किसको लगा के आप बहुत इजी से ये सवाल हल कर सकते हो। और आपको साइड में लिखना है कि ये कौन सा है, सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया को अब तक समझ चुके होंगे। बच्चों इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दी हूँ यहाँ अनुच्छेद लेखन। ठीक है बच्चों, इस बार फर्स्ट पीरियड में हम अनुच्छेद लेखन पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी जीवन और व्यायाम के लाभ। ठीक है बच्चों, तो मैं इस वीडियो में आपको इस बार वीडियो में तो बस दिखा सकती हूँ। आपका PDF इसको मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पत्र लेखन भी रखी हूँ। यहाँ पे 2 अनुच्छेद लेखन पढ़ना है, 2 पत्र लेखन पढ़ना है। पत्र लेखन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, औपचारिक पत्र पढ़ना है। अब औपचारिक पत्र क्या होता है इसी की थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। औपचारिक पत्र जिसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल मैम को खत लिखते हैं ना, और फिर या ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिशियल जो भी खत होते हैं तो इसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और इसके विपरीत जो हम अपने रिश्तेदार को पत्र जो लिखते हैं, दादा चाचा नाना मामा बुआ, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इस बार फर्स्ट पीरियड में हम औपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 पत्र दे दिया है। एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें पड़ोसी विद्यालय के फुटबॉल टीम के साथ मैच खेलने की स्वीकृति प्रदान हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। बच्चों मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार कर चुकी हूँ। दूसरा है 5 दिनों के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखो। तो ये PDF आप तक आपको मिल जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्रिया आप समझ चुके होंगे। और साथ में मुझे तो पता नहीं चलता है कि आप कितना दूर समझ गए हो। अगर आपको ये क्रिया अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप 100% क्रिया समझ चुके होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।